गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के चैप्टर 2 में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का आज जो है लास्ट लेक्चर है। तो इसके पहले आप लोगों को जो है यूरोप में समाजवादी समाज का निर्माण और जो है अक्टूबर की क्रांति के बारे में बात किया गया और पेट्रोगार्ड में फरवरी की क्रांति के बारे में भी बात किया गया और विश्व युद्ध की भी चर्चाएं हुई थी। आज हम लोग जो है रूस की जो क्रांति हुई उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के योगदान का अध्ययन करेंगे, जिसमें इसके पहले के लेक्चर में लेनिन के योगदान, रूस की क्रांति में लेनिन के योगदान, उसकी उपलब्धियों का अध्ययन हम लोग किए थे। तो लेनिन के बाद, लेनिन का जब अंत हुआ उसके बाद पार्टी की बागडोर जो है रूस का एक महान नेता स्टालिन ने संभाला। पार्टी की बागडोर स्टालिन ने संभाला, जो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। तो स्टालिन जो है, स्टालिन के विचारों को भी स्टालिनवाद कहा जाता है। स्टालिन के एक नेता था, रूस का क्रांतिकारी नेता था। तो स्टालिनवाद जो है, स्टालिन के विचारों को हम स्टालिनवाद के नाम से जानते हैं। स्टालिन ने एक अपना सिद्धांत दिया, सामूहिकीकरण का सिद्धांत, सामूहिकीकरण का सिद्धांत, जिसे हम स्टालिन के सामूहिकीकरण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो आपने जाना कि स्टालिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। इसके लेनिन के बाद पार्टी की बागडोर स्टालिन ने ही संभाला। वर्ष 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में, आसपास के क्षेत्रों में अनाज की भारी कमी की समस्या पैदा हो गई। अनाज की समस्याएं पैदा हो गई उसके शहरों में, उसके क्षेत्रों में, गांवों में, सभी जगह। सरकार ने तो अनाज के मूल्य निर्धारित कर दिए कि अनाज इतने रुपए में बिकेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्य पर अनाज बेच नहीं सकते थे। जो मूल्य सरकार ने तय कर दिया उससे ज्यादा मूल्य पर किसान अनाज बेच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय अनाज की समस्याएं पैदा हो गई, अनाज पैदा नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने मूल्य तय कर दिया कि इतने पे अनाज बेचिए। लेकिन किसान क्या किए? किसान जो सरकार मूल्य तय की थी उस पे अपना अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए स्टालिन ने बहुत कड़ा कदम उठाने का प्रयास किया। स्टालिन को लगता था कि व्यापारी और अमीर किसान जो हैं वो मूल्य बढ़ाने के चक्कर में अपने अनाज को बेच नहीं रहे। इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापारियों के पास जमा अनाज जब्त करना और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने का स्टालिन ने बहुत कड़ा कदम उठाया। अतः सन 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। पार्टी के जो सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी के और सदस्य थे, वे लोग क्या किए कि अपने अपने क्षेत्रों में, शहरों में जो है बड़े बड़े व्यापारियों के पास अनाज का पता लगाने के लिए कि वो कहीं गोदाम में तो रखे तो नहीं है, डंप कर रहे हैं अनाज को, तो इसलिए दौरा किया। पार्टी के सदस्यों ने किसानों से जबरदस्ती अनाज खरीदा और संपन्न किसानों के ठिकानों पर जो है छापा डाला गया। जो संपन्न किसान थे उसमें उनको कुलक के नाम से जाना जाता था, कुलकों के नाम से जाना जाता था। ये परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है कि कुलक किसे कहते हैं। तो रूस में जो संपन्न किसान थे उनको हम कुलक के नाम से जानते हैं। तो कुलकों के ठिकानों पर छापा मारे। कौन लोग मारे? कम्युनिस्ट पार्टी के और जो तमाम सदस्य थे उन्होंने।
इसके बाद जब अनाज की कमी फिर भी बनी रही तो स्टालिन ने एक अपना सिद्धांत दिया। स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण का निर्णय लिया। स्टालिन ने क्या किया, इसके बाद भी समस्या जब नहीं खत्म हुई तो स्टालिन ने सामूहिकीकरण के सिद्धांत को बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए तर्क क्या दिया गया कि अनाज इसका अभाव इसलिए है क्योंकि खेत छोटे छोटे हैं। अनाज जो है इसलिए कम हो रहे हैं कि खेत छोटे छोटे हैं। सन 1917 के बाद भूमि किसानों को सौंप दी गई। सन 1917 के बाद से ही क्या हुआ था रूस में कि किसानों को भूमि जमींदारों से छीन करके किसानों को सौंप दी गई। परिणाम स्वरूप अधिकांश कृषकों के पास छोटे खेत ही थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। छोटे खेतों में आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चलाई जा सकती थी। इसलिए आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों से मदद से औद्योगिक खेती करने के लिए कुड़कों का सफाया करना, कृषकों से भूमि छीनना और राज नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना आवश्यक था। ये किसका मानना था? स्टालिन का मानना कि जो छोटे छोटे किसान हैं और बड़े किसान हैं उनसे खेत दे करके बड़े बड़े फर्म बनाए जाए खेतों के और उस पर आधुनिक खेती करवाए। इससे अनाज की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा विचार किसने दिया? स्टालिन ने दिया। इसीलिए स्टालिनवाद के नाम से हम जानते हैं। कौन सा सिद्धांत दिया? सामूहिकीकरण का सिद्धांत दिया, यानी सबके खेतों को इकट्ठा कर दिया जाए और फिर उस पर खेती करवाया जाए आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से। तो ऐसे सिद्धांत को स्टालिनवाद के सामूहिकीकरण सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण सिद्धांत जो है प्रस्तावित हुआ और कार्यक्रम भी चालू हुआ, उस पर काम करना चालू हो गया। सन 1929 में पार्टी ने समस्त कृषकों को सामूहिक खेतों को खोजने कार्य करने का आदेश दिया गया कि सामूहिक खेत जो बना है उस पर आप लोग मिल करके काम करिए। अब अधिकांश भूमि और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी कृषक सामूहिक खेतों पर कार्य करते थे और खोज के लाभ को सभी किसानों के मध्य फिर बांटा जाता था, जो लाभ होता था। इस निर्णय से गुस्साए कृषकों ने सरकार का विरोध किया कि ऐसा निर्णय गलत है, हमारा खेत छोटा खेत है, हम उस पर करेंगे, अपना काटेंगे, बोएंगे, अपना जो मुनाफा होगा उसको लेंगे। लेकिन स्टालिन ने क्या किया? सबके खेत को इकट्ठा करवा दिया और कहा कि अब उस पर खेती करो और जो फिर मिले मुनाफा उसको बांट बांट के लीजिए। तो ऐसा करने से बहुत से कृषक गुस्सा गए। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे कि हम जानवर ही हम नहीं पालेंगे। सन 1929 से 1921 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 गिरावट आ गई, क्योंकि जो किसान थे, जो काम करने वाले थे, वे अब जानवरों को पाल ही नहीं रहे थे, अपने यहाँ से उनको खत्म कर रहे थे, हटा रहे थे, सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे किसान। तो विरोध करने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। स्टालिन ने कदम उठाया था, जो इस विचार को नहीं अपनाता था, सामूहिकीकरण के विचारों को, उसको कठोर सजा दिया जाता। बहुत से लोगों को देश से निकाल दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले कृषकों का कहना था कि वे ना धनी हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। ना तो हम धनी ही हैं, ना समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर कार्य नहीं करना चाहते। बहुत से कारण थे कि वे सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसा कृषकों को कोई खास सहायता नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद सामूहिकीकरण तो कर दिया स्टालिन ने, सभी खेतों को इकट्ठा कर दिया और कहा किसानों से अब उस पर काम करिए, जो मुनाफा मिले उसको लीजिए। लेकिन ऐसा करने से तो फसल का जो
लक्ष्य रखा गया था कि उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ा ही नहीं, उत्पादन में वृद्धि कोई नहीं हुई। फिर भी बल्कि 1930 और 35 की खराब फसल के बाद सोवियत संघ का सबसे बुरा हाल हुआ, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, इसमें लगभग 40 लाख अधिक लोग भूख से मर गए। इतना बड़ा अकाल पड़ा रूस में, कब पड़ा? 1930 से लेकर 1933 तक, यानी 3 साल के लिए। पार्टी में बहुत से लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में उत्पन्न हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे, बुराई करने लगे। ये तो सामूहिकरण का जो सामूहिकरण की सिद्धांत है इस टाइम का, वो बहुत बेकार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के विरुद्ध जो है साजिश रचने का आरोप लगाया कि ये लोग जो है समाजवाद के विरोधी हैं। ऐसी साजिश रचने का आरोप लगाया ऐसे लोगों पर और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का वचन दिया। बहुत से लोगों को जेल भेज दिया गया और बहुत से सारे लोगों को वहां यातनाएं देकर उनके जो है यातना दिया गया और बहुत से लोगों को जिसमें हिस्सा लिया था विरोध में, सामूहिकरण के विरोध में, उन्हें मार दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। इन खत्म वाले लोगों में बहुत से पेशेवर कृषक भी थे, व्यापारी भी थे। तो इस तरह से 40 का सामूहिकरण का सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं कि सोवियत संघ और रूसी क्रांति का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। रूस में क्रांति हुई, उसका जो है पूरे विश्व पर क्या छाप पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप की समाजवादी पार्टियां रूस की बोल्शेविक पार्टियों के काम करने के तरीके सहमत नहीं थी। रूस की समाजवादी पार्टी थी जो, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो थी बोल्शेविक पार्टी थी, वे लोग आपस में सहमत नहीं थे। हालांकि मजदूरों की मेहनत वाले राज्य की स्थापना ने दुनिया के लोगों में एक नई उम्मीद को जगा दिया। इसका अनुसरण बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है उम्मीदों को जगाए थे, किसानों के, कृषकों के, मजदूरों के उम्मीदों को जगाया थे। तो इसलिए बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई इस समय। उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन में गठन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल्स पार्टी ऑफ द ईस्ट, बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में भाग लिया था। तो इस तरह से रूस में जो पार्टियां थी उसकी छाप पूरे विश्व पर पड़ा। बहुत से विश्व के तमाम देशों ने इस पार्टी के नाम से अपने देशों में जो है पार्टी का संगठन का विस्तार किया। तो इस चैप्टर में जो है आज आपका जो है आखिरी लेक्चर था, उसमें मेन जो चीज था वो आपको स्टालिनवाद और सामूहिकरण के सिद्धांत को बताया गया कि स्टालिनवाद किसे कहते हैं और सामूहिकरण के सिद्धांत। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे।